नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो उम्मीद और दृढ़ संकल्प की है, एक शानदार वापसी की कहानी। हम बात करने जा रहे हैं उस अविश्वसनीय सफर की जो पिछले 50 सालों में तय हुआ। एक ऐसा सफर जिसमें भारत ने अपने राष्ट्रीय पशु बाघ को लगभग विलुप्त होने की कगार से वापस खींच लिया। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से, सिर्फ 1827। जी हाँ, 1970 के दशक की शुरुआत में भारत के विशाल जंगलों में बस इतने ही बाघ बचे थे। जरा सोचिए, एक सदी पहले जहां हजारों बाघों की दहाड़ गूंजती थी, वहां उनकी गिनती इतनी कम हो गई थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक राष्ट्रीय संकट का अलार्म था। तो ये संकट कितना बड़ा था? असल में ये सिर्फ कुछ बाघों का कम होना नहीं था, ये इस बात का संकेत था कि भारत अपनी एक बहुत बड़ी पहचान, अपनी शान को हमेशा हमेशा के लिए खो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। असल में बाघ एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था। सबसे बड़ा दुश्मन संगठित अवैध शिकार। दुनिया भर के बाजारों में बाघ की खाल, उसकी हड्डियों और शरीर के लगभग हर अंग की बहुत ज्यादा डिमांड थी, खास तौर पर पारंपरिक दवाओं के लिए। और दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जंगल कट रहे थे, मतलब बाघों का घर लगातार छोटा होता जा रहा था। वो अपने ही घर में अजनबी बन गए थे। अब इतनी बड़ी संकट का जवाब देने के लिए भारत ने एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल तैयार की। ये रणनीति कह सकते हैं दो तरफा थी। पहला, शिकारी से जानवर को बचाना, और दूसरा, विकास की दौड़ से उसके घर यानी जंगल को बचाना। तो पहला और सबसे जरूरी कदम था 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर था। देश के इतिहास में पहली बार वन्य जीवों को इतनी मजबूत कानूनी सुरक्षा मिली थी। इस कानून ने बाघ के शिकार को एक बहुत गंभीर अपराध बना दिया, जिसमें बहुत सख्त सजा का प्रावधान था। ये एक साफ और सीधा संदेश था, अब और नहीं। लेकिन देखिए, सिर्फ शिकारी को रोकना काफी नहीं था, बाघ के घर को भी तो बचाना था ना। इसी सोच के साथ 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। इस कानून ने जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दी और ये तय किया कि फॉरेस्ट लैंड को किसी और काम के लिए इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाघ के भविष्य को बचाने के लिए ये दूसरा बड़ा और अहम कदम था। इन कानूनों ने जमीन तो तैयार कर दी थी, लेकिन अब जरूरत थी एक फोकस्ड मिशन की, एक ऐसे मिशन की जो सिर्फ बाघों के लिए हो। और यहीं से हमारी कहानी के हीरो प्रोजेक्ट टाइगर की एंट्री होती है। और फिर आया साल 1973। भारत सरकार ने दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रमों में से एक प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, ये बाघों को बचाने का एक राष्ट्रीय संकल्प था, एक जुनून था। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का राज इसकी बहुत ही स्मार्ट रणनीति में छिपा है, जिसे कोर और बफर मॉडल कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जंगल के बीचों बीच एक कोर एरिया। ये बाघ का एक ऐसा किला था जहां किसी भी इंसान की दखल अंदाजी की इजाजत नहीं थी। और इस किले के चारों तरफ था एक बफर जोन, जो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर था। ये इंसानी बस्तियों और बाघ के घर के बीच एक सुरक्षा घेरा बनाता था, ताकि इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रहें। तो सवाल ये है कि क्या ये रणनीति काम आई? दशकों की कड़ी मेहनत के बाद जो नतीजे सामने आए, वो वाकई में हैरान करने वाले थे। ये सचमुच एक सक्सेस स्टोरी है। चलिए इस सफर को जरा आंकड़ों से समझते हैं। 1973 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, और आज 50 साल बाद ये संख्या बढ़कर 55 हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि देश भर में हजारों वर्ग किलोमीटर के जंगलों को सिर्फ बाघ और दूसरे वन्य जीवों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन सुरक्षित घरों का नतीजा क्या निकला? ये स्लाइड सब कुछ बता देती है। 2006 में एक बार फिर चिंता बढ़ी, जब बाघों की संख्या गिरकर सिर्फ 1411 रह गई थी। लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिशों को और तेज किया गया, और नतीजा देखिए, 2023 तक ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा होकर 3682 तक पहुंच गई। ये संरक्षण के इतिहास की सबसे जबरदस्त वापसी में से एक है। और इस शानदार वापसी का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। आज ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के 75% से ज्यादा जंगली बाघ भारत की जमीन पर आजादी से घूम रहे हैं।
ये एक ऐसी कामयाबी है जिसने भारत को बाघ संरक्षण में दुनिया का लीडर बना दिया है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बाघ की नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसका असर भारत के पूरे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर पड़ा। इसने एक सफल मॉडल तैयार किया, एक नया रास्ता दिखाया। बायोलॉजी में ना बाघ को एक अम्ब्रेला स्पीशीज कहते हैं। इसका मतलब है ये एक ऐसा छाता है जिसके नीचे पूरा का पूरा जंगल सुरक्षित रहता है। जब आप बाघ को बचाते हैं तो आप असल में हिरन, पक्षी, पेड़, नदियां मतलब पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की इसी कामयाबी से प्रेरणा लेकर दूसरे अभियान शुरू हुए, जैसे हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, मगरमच्छों के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और यहाँ तक कि हमारी नदियों की डॉल्फिन के लिए भी। 50 साल की सफलता का जश्न मनाना तो बनता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा है। और आज की चुनौतियां शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल हैं। अवैध शिकार के तरीके बदल गए हैं, वो अब और भी हाईटेक हो गए हैं। विकास का दबाव जंगलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है, जिससे बाघ अलग थलग पड़ रहे हैं। और जैसे जैसे बाघों की आबादी बढ़ी है, इंसानों के साथ उनका टकराव भी एक गंभीर मुद्दा बन गया है। लड़ाई का रूप जरूर बदला है, पर लड़ाई अब भी जारी है। तो सवाल यही उठता है कि संरक्षण की इस कीमती विरासत को आने वाले कल के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए। प्रोजेक्ट टाइगर ने हमें एक बात तो सिखा दी है कि जब इंसान ठान ले तो प्रकृति को बचाया जा सकता है। ये 50 साल की कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाघ की दहाड़ भारत के जंगलों में हमेशा गूंजती रहे।